नमस्कार। हमने पिछले क्लास में भारत में स्थानीय स्वशासन में स्थानीय शासन में स्थानीय शासन एवं स्थानीय स्वशासन इनके बारे में जाने। उसके बाद हमने स्थानीय शासन व स्थानीय स्वशासन में अंतर जाने क्या है। उसके बाद स्थानीय शासन की विशेषताएं, स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है, स्थानीय शासन के कार्य। उसके बाद है स्थानीय स्वशासन के लाभ। अगर जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर अगर व्यवस्था कर दी जाए, सरकार का निर्माण कराया जाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा, और उसके दोष, इसके बारे में जाने। आज हम जानेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास क्या रहा है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ सभ्यता के प्रारंभ से ही सामाजिक जीवन के दो व्यापक संगठन रहे हैं, जिसमें पहला रहा है ग्राम, दूसरा रहा है नगर। गांव एवं नगर दोनों ही मानव समूह के स्थानीय निवास के स्थान हैं और प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ ग्राम राज का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। किसी न किसी रूप में दोनों का क्या है स्वरूप हमारे यहाँ पहले से रहा है। ग्रामीण ग्रामीण प्राचीन काल से ही सदा स्वतंत्रता प्रेमी रहे हैं और उसे समय समय पर शासन के कुछ ऐसे उपाय निकाले जिसमें स्वतंत्र भारत के कुछ सिखा सकता था। भारत में सभ्यता के प्रारंभ से ही मानवीय सामाजिक जनता दो प्रमुख भागों में विभाजित थे, जिसमें सबसे पहला था शहरी क्षेत्र, दूसरा था ग्रामीण क्षेत्र। सामाजिक संगठन के इन दोनों प्रधान समूहों में पाए जाने वाले सामाजिक जीवन की प्रकृति के एक दूसरे से भिन्न थे और दोनों के जीवन स्तर एवं संस्कृति में भी भिन्नता थी। शहरी संस्कृति, सभ्यता, राजनीतिक दृष्टि और आर्थिक स्थिति ग्राम के तुलना में उत्तम थी। यह कहा जा सकता है कि उनसे बेहतर थी। यदि अर्ध विकसित है तो शहरी विकसित थी, और मौर्य काल में भी शहरी संस्थाओं का अस्तित्व भी देखने को मिलता है। और मेगा स्थानीय से पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन के संबंध में लिखा है कि नगर प्रशासन का उत्तरदायित्व 6 समितियों पर था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार ईश्वर प्रसाद ने लिखा है कि नगर के कुछ पदाधिकारी को नागरिक कहा जाता था, जो वर्तमान में उसे कोतवाल के नाम से जाना जाता है। या इसी प्रकार के कोतवाल के समान ही क्या किया जाता था, उनके माध्यम से काम करता था, जो व्यक्ति एवं संपत्ति का ब्यौरा रखता था एवं सराय, मनोरंजन तथा बाजार में बिक्री पर दृष्टि रखता था। वह बाहर से आने वाले व्यक्तियों के व्यवहार पर भी क्या करता था, नियंत्रण रखता था, कहीं वो उसके द्वारा किसी प्रकार का अन्यास कार्य न कर दे। उसके साथ साथ JN सरकार ने लिखा है कि मुगल मुख्य रूप से शहरी निवासी थे और स्थानीय क्षेत्रों में उनका सबसे बड़ा अवदान शहरी प्रसाधन था। कहने का मतलब ये कि वर्तमान में स्थानीय शासन की जो संस्थाएं विद्यमान है उनका विकास अंग्रेजी शासन काल में हुआ है। इन्हें विकास, प्रशासन एवं कर रोपण की शक्तियाँ प्राप्त है तथा प्रजातंत्र की पाठशाला में इसके रूप को स्वरूपित किया गया, बनाया गया। मगर यह नहीं, हम ये नहीं भूल सकते कि प्राचीन काल में जैसे कि हड़प्पा की संस्कृति है या भारत में विभिन्न जगहों जो नगरीय व्यवस्था स्थापित की गई है, उसके आधार पर हम मान सकते हैं कि भारत में पहले भी ग्रामीण स्वशासन तो पहले से स्थापित थी, जब से भारतीय सभ्यता या संस्कृति का विकास या मानव जाति का आरंभ हुआ है। क्योंकि भले ही हम क्या एक निश्चित दायरे में या निश्चित क्षेत्र में नहीं रहते थे, मगर मानव जब से खाना बदोश या किसी प्रकार की वो एक सभ्यता, एक समुदाय को उन्होंने जन्म दिया था या निर्माण किया था, तब से लेकर अब तक क्या है, जो क्या बोलते हैं स्वशासन की जो व्यवस्था उन्होंने निर्मित की थी। भले ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने स्वशासन के निर्माण नहीं किया था, मगर फिर भी प्राचीन काल में उन्होंने क्या है एक कुंबा समुदाय या प्रधान क्या बोलते हैं या मुखिया, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, एक स्वशासन का अपना खुद का एक व्यवस्था का निर्माण करके रखा था, जिसके आधार पर वो समुदाय का, समाज का शासन व्यवस्था को संचालित करने का कार्य उसके माध्यम से किया जाता था। यह कहा जा सकता है कि उसका जो स्वरूप है उसमें बदलाव अंग्रेजों ने या आधुनिक काल में उसके स्वरूप में बदलाव किया गया है, मगर फिर भी भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जो विकास है वो प्राचीन काल से या आदि मानव काल से ही प्रारंभ हो चुका था। क्योंकि मनुष्य जहाँ पर क्या होता है, एकजुटता से या एकता की भावना से रहना प्रारंभ कर देता है, वहाँ पर स्वशासन का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि बिना स्वशासन के या बिना शासन के या बिना नियम एवं कानून के या बिना एक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व के किसी समुदाय का संचालन कर पाना यह असंभव हो जाता है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि भारत में जो स्वशासन का विकास है वो प्राचीन काल में हो चुका था। मगर स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत से जो पहले, भारत के स्वतंत्र होने से पहले जो स्थानीय स्वशासन है उसका स्वरूप कैसे था। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के संबंध में RP दत्ता
कि उनका मानना है कि उन्होंने कहा है कि विश्व के सभी देशों से पहले भारत में स्थानीय स्वशासन का विकसित एवं सुरक्षित रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि परंतु 1667 के पूर्व क्रमबद्धता और निरंतरता का अभाव था। वर्तमान में विद्यमान स्थानीय स्वशासन का आरंभ 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना से माना जाता है। मद्रास नगर निगम में एक मेयर, 12 एल्डरमैन तथा 60 सदस्यों का प्रावधान था और टाउन हॉल, स्कूल तथा जेल निर्मित करने का अधिकार उसे प्रदान किया गया था। और 1726 में उसे परिवर्तन कर नगर निगम के रूप में बनाया गया और मेयर न्यायालय कर दिया गया। नगर निगम प्रशासनिक कार्य था जिसमें 7 ब्रिटिश नागरिक होते थे और 1793 में के चार्टर एक्ट द्वारा प्रेसिडेंसी नगरों की म्यूनिसिपल प्रशासन स्थापित करने का अधिकार उसे प्रदान कर दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि भारत में आधुनिक स्वतंत्र भारत में पहले सबसे पहला जो नगरीय व्यवस्था है वो मद्रास में किया गया था, मगर ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी विचारकों के द्वारा ये जो तथ्य रखे जाते हैं। मगर भारत की अगर हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता, सिंधु घाटी को अगर सभ्यता को देखें तो माना जाता है कि वहाँ पर अभी भी जो प्राचीन नगरीय व्यवस्था है, किस तरीके से नगरों की स्थापना की गई है, उसकी हमें क्या मिलते हैं, कुछ रूप देखने को मिलता है। ये कहना है कि भारत में 1687 में ही क्या हुई नगरीय व्यवस्था की स्थापना हुई, ये कहना अनुचित है। मगर फिर भी एक आधार पर माना जा सकता है कि स्वतंत्र भारत से पूर्व, भारत स्वतंत्र होने से पहले 1687 में पहली जो नगरीय व्यवस्था है वो 1687 में ही मद्रास में बनाया गया था। जो प्राचीन व्यवस्था है उसे बदलकर नई व्यवस्था का निर्माण कराया गया था। उसके बाद आता है भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना। तो भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना किस तरीके से हुई है, तो मानवीय सामाजिक जगत के 2 प्रमुख भागों ग्रामीण एवं नगरों में विभाजित करके उसका अध्ययन किया जाता है। और वर्तमान में यह बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक संगठन के इन दोनों प्रधान प्रारूपों को क्या करना, अध्ययन करना, उसके जीवन पद्धति को एक दूसरे को अध्ययन करना, या कैसे किस तरीके से अपने आप को जीवन व्यवस्था को संचालित करता है, उसका अध्ययन करना आज वर्तमान समय में जरूरी हो जाता है। फलस्वरूप ग्रामीण एवं नगरीय 2 भागों में विभक्त कर स्थानीय संस्थाओं का अध्ययन भी किया जाता है। फिर भी क्या है, यह सत्य है कि इन दोनों संस्थाओं में अध्ययन में सामान्य तत्व पाए जाते हैं, परंतु तत्वों की प्रवृत्ति दोनों पर्यावरण में भिन्न भिन्न है। ग्राम एवं नगर दोनों के अध्ययन में वहाँ की व्यक्तियों की स्थिति तथा स्थानीय जीवन का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण एवं नगर के पर्यावरण में परस्पर भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग वस्तुएं पाई जाती है, और यह भिन्नता ग्रामीण संस्थाओं को नगरीय संस्थाओं से पृथक करती है। और प्राचीन काल से इन संस्थाओं का जो स्वरूप है किसी न किसी रूप में अलग रहा है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कार्यात्मकता, सक्रियता एवं स्थानीय समस्याओं को समाधान के लिए इन्हें महत्व देना अनिवार्य हो गया है। और भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्थानीय संस्थाओं की जो संचालन है या संरचना है, उसका निर्माण है या अर्थव्यवस्था है, उसके संबंध में क्या किए गए हैं, राज्य सरकार को कार्य सौंपे गए हैं, ताकि वहाँ पर उत्पन्न होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उसे क्या किया जा सके, उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध किया जा सके और उस व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। वर्तमान में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधनों द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, परंतु इसमें संगठनात्मक एवं क्रियात्मक स्वरूप निर्धारित करने के अधिकार है और राज्य सरकार को दिया गया है। और किसी भी देश में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जो प्रशासनिक एवं विकासात्मक संगठन या उसके मुख्यालयों में विद्यमान है, उससे संपूर्ण देश की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, या स्थानीय समस्याओं से अवगत होकर उसके समाधान के लिए स्थानीय संस्थाओं को गठन आवश्यक हो जाता है। भारत में स्थानीय संस्थाओं का एक स्वरूप ब्रिटिश शासनकाल से ही बनाया गया है, जिसका संशोधित रूप आज विद्यमान है। यहाँ की स्थानीय संस्थाओं की संरचना ब्रिटिश पद्धतियों का प्रभाव भारतीय स्थानीय संस्थान में बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से पड़ा है। इसी कारण से क्या किया गया है, भारत में स्थानीय शासन का निर्माण कराया गया है। और भारत में स्थानीय संस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है नगरीय संस्थाएं। विकासशील देशों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण शिक्षा, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, सुरक्षात्मक दृष्टि से क्या किया गया है, मनुष्य शहर में रहना पसंद करता है और प्रतिवर्ष शहरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और सामान्यतः शहरीकरण के कारण ही नगरीय स्थानीय संस्थाओं का संरचनात्मक स्वरूप में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है, उसमें बदलाव होता जा रहा है। वर्तमान में भारतीय नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित कुछ ऐसी संस्थाएं कार्यरत है जिसके आधार पर
संस्थाएं या स्थानीय स्वशासन को बेहतर बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है नगर निगम। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय संस्थाओं में नगर निगम का सबसे ज़्यादा महत्व है। इसका यह इस अर्थ में महत्वपूर्ण नहीं है कि अन्य शहरी संस्थाओं का इसका नियंत्रण, बल्कि इस अर्थ में सबसे ज़्यादा महत्व है कि सबसे बड़े नगरों में यह स्थापित किया जाता है और आज इसकी संख्या लगभग 35 हो गई। परंतु उड़ीसा, राजस्थान, असम, पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर में आज भी एक नगर में ही नगर निगम नहीं है, एक राज्य में भी नगर निगम नहीं है। नगर निगमों की स्थापना राज्य सरकार विधानमंडलों द्वारा कानून निर्मित करके करती है। यदि नगर निगम को केंद्र शासित राज्य में स्थापित करना हो तो उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून निर्माण करना पड़ता है और राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि वह किस शहर में नगर निगम स्थापित करना चाहती है। नगर निगम नगर निकाय में होता है। इसका निगम मुहर होता है। इसे शाश्वत अधिकार होता है और कानून की दृष्टि में नगर निगम वैध व्यक्ति है। यह संपत्ति क्रय या विक्रय कर सकता है। इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है वह दूसरे पर मुकदमा चला सकता है। दूसरा होता है नगरीय संस्थाएं का जो दूसरा संस्था होता है नगर पालिका। यह मध्यम वर्ग या छोटे शहरों में नगर पालिका की स्थापना की जाती है। इसका क्षेत्राधिकार निश्चित रहता है। भारत में नगर पालिकाओं की प्रशासन विधानमंडलों द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अनुसार से चलाए जाते हैं। इसकी स्थापना, सीमा निर्धारण तथा कार्यों पर नियंत्रण राज्य सरकार का दायित्व होता है और इसकी स्थापना के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शर्तें होती है। इस कारण से राज्य की स्थापना के संबंध में संपूर्ण भारत में एकरूपता नहीं पाई जाती है और शहरीकरण की प्रवृत्ति के कारण नगर पालिकाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है और संपूर्ण भारत में आज वर्तमान समय के दृष्टिकोण में देखा जाए तो लगभग 1500 नगर पालिका भारत में है। उसके बाद अगला आता है अधिसूचित क्षेत्र सीमित। तो साधारण ग्राम्य जीवन की विशेषता से आगे बढ़कर शहर की विशेषता के नज़दीक जा रहे स्थान पर अधिसूचित क्षेत्र सीमित की स्थापना की जाती है। किसी भी राज्य में अधिसूचित क्षेत्र सीमित अधिनियम नहीं है। राज्य के नगर पालिका अधिनियम में ही अधिसूचित क्षेत्र सीमित के लिए प्रावधान किया जाता है। यह किसी ग्रामीण संस्था को नगरीय संस्था में परिवर्तित करने का प्रथम चरण होता है। अधिसूचित क्षेत्र सीमित की स्थापना मुख्य उद्देश्य होता है और उस स्थान को कुछ समय के बाद नगर पालिका में परिवर्तित कर देता है और यह आवश्यक है कि उस स्थान में शहर की सभी विशेषताएं उपलब्ध होने पर भी ही वहाँ पर क्या किया जाता है, नगर पालिका की स्थापना की जाती है। कहने का मतलब है कि जो अधिसूचित क्षेत्र समिति है ये साधारणतः गाँव से जो गाँव में पाए जाने वाले जो सुख सुविधाएं हैं उससे कुछ ज़्यादा होती है और इसमें क्या किया जाता है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे नगर पालिका बनाने की श्रेणी में रखा जाता है जब वहाँ पर समस्त प्रकार के जो आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं जो एक शहर में होनी चाहिए। जब वहाँ पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है तब उसे क्या कर दिया जाता है, उसे नगर पालिका के रूप में विकसित कर दिया जाता है। उसके बाद आता है अगला जो संस्थाएं होती है नगरीय संस्थाएं के विकास न्यास होता है। वर्तमान समय में सभी मध्यम श्रेणी के शहरों में विकास गंदे क्षेत्रों में सफाई और उसके सौंदर्य कार्य के लिए विकास न्याय गठित की जाती है। इसे स्वैध शासन भी कहा जाता है और स्वतंत्र नहीं माना जाता है, बल्कि नगर निगम या नगर पालिका के पुनर्निर्माण में सहायता देने के लिए एक पूरक संस्था है जिसका निर्माण राज्य सरकार अध्यादेश या अधिनियम के माध्यम से कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये कि किसी भी क्षेत्र में राज्य में क्या करने के लिए विकासात्मक कार्य को करने के लिए विकास निगम का निर्माण कराया जाता है। यह एक स्वतंत्र संस्था नहीं होती है। उसके बाद आता है क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। औद्योगिक प्रगति तथा शहरीकरण की प्रवृत्ति के कारण नगर की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। शहरी जीवन समस्याग्रस्त होता जा रहा है जिसके समाधान के लिए सरकार नई नई संस्थाएं गठित करती है। अब उन संस्थाओं में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण भी एक माना जाता है। दिल्ली, कानपुर, बड़े बड़े शहरों में भी विकास के प्राधिकरण से पहले कार्यरत थे। नगरों की सफाई, स्वास्थ्य सुविधा, योजनाबद्ध निर्माण करना, सौंदर्यीकरण आदि आधुनिकीकरण के लिए उसको स्थापित किया जाता है ताकि व्यवस्था को बेहतर करके उसे आने वाले समय में क्या किया जा सके, नगर पालिका की रूप दिया जा सके। इसलिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का निर्माण भी किया जाता है। उसके साथ आता है अन्य नगरीय जो संस्थाएं हैं उसमें छावनी बोर्ड का निर्माण भी किया जाता है। जिन शहरों में सेना रहती है वहाँ की स्थानीय संस्थाओं के समाधान के लिए छावनी बोर्ड या कंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना की जाती है। इस बोर्ड का कार्य भारतीय सेना को गंदगी और रोगों से बचाना हो। इसके अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते हैं परंतु इसका अध्यक्ष सरकारी पदाधिकारी को बनाया जाता है। उसके साथ साथ जो बंदरगाह न्यास है, जिन शहर में बंदरगाह होता है वहाँ पर की स्थानीय समस्याओं को समाधान करने के लिए
बंदरगाह न्यास पोर्ट और ट्रस्ट का गठन किया जाता है। इसके कुछ सदस्य व्यावसायिक संघों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और कुछ सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य बंदरगाहों की देखरेख करना और भारत में कलकत्ता और बम्बई और मद्रास में मुख्य बंदरगाह हैं जहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है। ये हो गए नगरीय संस्थाएं। उसके बाद आते हैं भारतीय स्थानीय स्वशासन की दूसरी श्रेणी आती है ग्रामीण संस्थाएं। भारत में जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और स्वतंत्रता के बाद से भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसे ज़्यादा महत्व दिया गया है और संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था का समान रूप से स्थापित करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और समिति ने पूर्णतः अध्यक्ष के पश्चात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करते हुए पंचायती राज की व्यवस्था के लिए कुछ सुझाव सरकार को दिए गए, जिसमें सबसे पहला उन्होंने सुझाव ये दिया ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का अस्तित्व भारतीय संविधान की धारा 40 में स्वीकार किया गया, जिसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्ति या प्राधिकार प्रदान करेगा जो उसे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने में आवश्यक हो। कहने का मतलब ये कि ग्राम पंचायत बनाने के लिए एक ऐसी राज्य सरकार 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम सरकारों को संगठन करने के लिए कदम उठाएगा तथा ऐसे उसे शक्ति प्रदान करेगी जो उसके स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याओं को सुलझा सके। उसके बाद आते हैं पंचायत समिति। तो बलवंत राय मेहता की समिति ने अपने निवेदन में यह भी सिफारिश की थी कि पंचायती राज की जो व्यवस्था है लागू करने के लिए क्या करना चाहिए, खंड या प्रखंड स्तर पर पंचायती समिति का गठन किया जाना चाहिए। यह संस्था ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के मध्य स्तर है और भारत के प्रत्येक राज्य को इसमें संरचनात्मक स्वरूप को अलग अलग निर्माण करना चाहिए। उसके बाद आते हैं जिला परिषद। जिला परिषद में पंचायती राज व्यवस्था के शिखर पर जिला परिषद संगठित होती है। इसके नाम से ही इस बात का बोध होता है कि यह जिला स्तर पर संस्था है। यह पदेन मनोनीत तथा सहयोगी सदस्यों द्वारा गठित एक संस्था है जो पंचायत समितियों द्वारा कार्यात्मक समन्वय स्थापित किया जाता है। ये तो हो गया भारत में स्थानीय स्वशासन की जो श्रेणियाँ, किस तरीके से भारत में क्या किया जाता है, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकारों द्वारा क्या किया जाता है, उसकी व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। मगर प्रजातांत्रिक शासन में स्थानीय स्वशासन का महत्व क्या है वर्तमान समय में? तो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था जनता द्वारा ही पूरा संचालित होती है और केंद्र से लेकर स्थानीय संस्थाओं तक जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के शासन की बागडोर संभालते हैं। तो प्रजातांत्रिक राज्यों की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था अपरिहार्य है। इस कारण से सभी प्रजातांत्रिक राज्यों ने इसका अस्तित्व को किसी न किसी रूप में अपनाया। या कहा जा सकता है कि इसके प्रजातांत्रिक शासन में स्थानीय स्वशासन को महत्व को इस रूप में जाना जा सकता है कि प्राचीन काल में देखा गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं पहले क्या करते थे, सरकार के कार्यों में या राजनीतिक व्यवस्था में ज़्यादा भाग नहीं लेते थे। इसके कारण से क्या होता था, सही रूप में हम क्या नहीं कर पाते थे या बेहतर तरीके से सरकार का निर्माण नहीं कर पाते थे या अच्छे व्यक्तियों का सरकार में चयन नहीं कर पाते थे। फिर बाद में राजनीतिक विचारकों या संविधान निर्माताओं को लगने लगा या जो विधिवेत्ता है उनको लगने लगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकार के कार्यों में या सरकार की सक्रिय राजनीति में अगर भाग नहीं लेंगे तो हम बेहतर व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसमें लोग क्या कर सके, सरकारी कार्यों में बेहतर तरीके से भाग ले सके। और वो तभी होगा जब हम क्या करेंगे, उनको परस्पर केंद्र की भांति क्या करेंगे, उसके गाँव में सरकार का निर्माण करके उपलब्ध कराएंगे व्यवस्थाएं। तब क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको लगेगा, पारदर्शिता महसूस होगी, उनको लगेगा सरकार हमारे लिए काम करती है, तब वो क्या करेगा, सरकारी कार्यों में भाग लेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था, स्थानीय स्वशासन का निर्माण कराया गया था। फिर उसके बाद उसका जो महत्व है लगातार दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती गई। यह कहा जा सकता है उसकी जो विकास है लगातार होता गया। मगर आज वर्तमान समय में देखें तो स्थानीय संस्थाएं हैं, स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना कर दी गई है, मगर आज वर्तमान समय में देखें उसमें कुछ समस्या भी उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया है। उसमें समस्या उत्पन्न प्रारंभ हो गया कहने का मतलब है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए निर्वाचित स्थानीय संस्थाएं आवश्यक थी। सरकार यदि निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं को कारगर बनाने पर ध्यान अगर न देगी तो नागरिकों में असंतोष फैलेगा और सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय संस्थाएं उचित ढंग से कार्य कर सके। केंद्र सरकार ने स्थानीय संस्थाओं के कार्यों को मूल्यांकन एवं उसकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए समय समय पर समिति गठित करती रही है, जिन्होंने पूर्व अध्ययन के पश्चात अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके बाद आज स्थानीय संस्थाओं के समक्ष कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है। जिसमें सबसे पहली समस्या ये है कि एकीकृत कार्मिक व्यवस्था का अभाव। कहने का मतलब है कि स्थानीय संस्थाओं के लिए एकीकृत
कार्मिक व्यवस्थाओं का अभाव है। इन संस्थाओं में कई विभागों में पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के प्रति नियोजित रहते हैं। कहने का मतलब ये पहले से नियोजित कर दिया जाता है और कुछ कर्मचारियों को नियुक्ति करने का अधिकार नगर निगम, नगर पालिका और जिला परिषद जैसी संस्थाओं को प्राप्त है, जिसका उपयोग आर्थिक संकट के कारण ये संस्थाएं नहीं कर पाती हैं। उसके साथ साथ दूसरा इसकी समस्या ये है कि राजनीतिक समस्या। राजनीतिक समस्या कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में राजनीतिकरण का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो गया है और हर सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में राजनीति प्रवेश कर गई है और स्थानीय संस्थाओं में राजनीति का अखाड़ा बन गई है। कहने का मतलब है कि नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों का जो अध्यक्ष है या मेयर है उसी दल का होता है जिस दल का सरकार राज्य सरकारें होती है। यदि दूसरे दल का पदाधिकारी होते हैं तो इसको फिर क्या कर लेता है, वो इन संस्थाओं में अतिक्रमण कर देता है और फिर अपनी मनमानी तरीके से व्यवस्था को संचालित करने का कार्य करती है। ये अगली समस्या है। उसके बाद अगली समस्या ये आती है कि चुनाव संबंधी समस्या। चुनाव संबंधी समस्या कहने का मतलब ये है कि स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल अधिनियमित के अनुसार से निश्चित है, परंतु कभी कभी समय समय पर इसका चुनाव नहीं हो पाता। इसके कारण से क्या है, चुनाव के समय में राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है, परंतु कई राज्यों में ऐसा होता है कि राज्य विधानसभा के चुनाव 2 या 3 बार हो जाते हैं, परंतु स्थानीय संस्थाओं का चुनाव एक भी बार नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव संबंधी समस्या, कहने का मतलब है कि जो इसको जो नियम एवं कानून बनाने का जो अधिकार है राज्य सरकार करता है। तो कई बार क्या करते हैं, राज्य सरकार क्या करता है, अपने मनमाने तरीके से चुनाव कराने का काम करता है। कई बार इसका चुनाव भी नहीं कराता है लंबे समय तक। ये एक सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। उसके साथ साथ समन्वय एवं निरीक्षण की समस्या। एक निरीक्षण एवं समन्वय की भी समस्या क्या होती है, स्थानीय शासन में उभर कर आती है, जिसमें स्थानीय संस्थाओं का समन्वय पूर्णतः अभाव है। कहने का मतलब ये है कि शहरी स्थानीय संस्थाओं में तो समन्वय की बात नहीं उठती, परंतु पंचायती राज संस्थाओं में क्रियात्मक समन्वय का अभाव है। जिस प्रकार से समेकित ग्रामीण विकास की योजना नहीं बन पाती, स्थानीय संस्थाओं पर क्या है, पर्याप्त नियंत्रण का भी अभाव होता है। योजनाओं का प्रारूप की स्थिति क्या है, यह उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं देखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि स्थानीय संस्थाएं मनमानी योजना तैयार करती है और लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। उनके द्वारा जो भी योजना का निर्माण किया जाता है, जो भी अनुदान मांगी जाती है, वो अपने हित को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, योजनाओं का निर्माण उसके द्वारा किया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके साथ साथ नागरिकों की उदासीनता भी एक क्या है, सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। सबसे महत्वपूर्ण है, अगर किसी भी व्यवस्था का अगर निर्माण कर रहे हैं तो उसके में क्या होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं उसमें भागीदारी होना अनिवार्य है। जब तक उसमें भागीदारी नहीं होगा तब तक उस व्यवस्था को हम बेहतर नहीं बना सकते। तो ये भी एक समस्या बनकर उभर रही है। उस क्षेत्र के लोग ज़्यादातर उस चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। उसके साथ साथ गुटबंदी भी एक क्या बन की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। कहने का मतलब ये कि स्थानीय प्रशासन में स्वार्थ के लिए कई प्रकार की गुटबाजी होती रहती है और कर्मचारी और कार्यकारी सदस्यों के मध्य क्या है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके मध्य विवाद की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण से जो विकास कार्यों के लिए हमें काम करना चाहिए, इन गुटबाजियों के कारण विकास कार्यों पर ध्यान नहीं जा पाता। उसके बाद आते हैं वित्तीय समस्या। स्थानीय स्वशासन में के समस्या, जो सबसे बड़ी जो समस्या आज वर्तमान समय में उभर रही है, उसमें सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः इन संस्थाओं को सरकारी अनुदान पर ही निर्भर रहना पड़ता है और इनके पास कोई भी कर वसूली करने का साधन नहीं हो पाता है। इसके कारण से कई बार क्या होता है, इनके यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी है उसको सही समय पर भुगतान नहीं मिल पाता, पैसा नहीं मिल पाता, जिसके कारण से कई बार क्या होता है, वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं जिस तन्मयता से काम करना चाहिए उस तन्मयता से वहाँ पर काम नहीं कर पाता। उसके साथ साथ अगली जो समस्या यहाँ पर समितियों की संस्थाओं का लागू नहीं होना। कहने का मतलब ये कि समय समय पर सरकार क्या करती है, इन व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए क्या किया जाता है, समितियों का गठन किया जाता है। मगर इन समितियों को गठन करने के पश्चात जो मांगे रखे जाते हैं उन समितियों के द्वारा, उन मांगों को स्वीकार न करके भी क्या किया जाता है, व्यवस्था को जैसे पहले चल रही होती है वैसे ही उसे चलाया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। वर्तमान में आवश्यकता इस बात पर है कि 73वां 74वां संविधान संशोधन का रूप कार्य होता है या नहीं, इसके लिए समिति भी गठित की गई है। जनप्रतिनिधियों ने पदाधिकारियों ने गठित की गई है, मगर उसमें जो उपलब्धियां, जो सुझाव है, उसमें जो उपचार के सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों को क्या किया गया है, अभी तक अमल में लाया नहीं किया गया। यह कहा जा सकता है समितियां तो गठित कर दी जाती है और उसके द्वारा सुझाव मंगा भी लिए जाते हैं, मगर उन सुझावों को स्वीकार नहीं किए जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। ये तो हो गई पंचायती राज में वर्तमान समय में व्यवस्था में कौन कौन सी समस्या है। मगर स्थानीय स्वशासन पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है, समय समय पर जो स्थानीय स्वशासन की जो स्वायत्तता है उस पर किसी दूसरे का नियंत्रण न रखा जाए, इस पर क्या होती रहती है, चर्चा होती रहती है। मगर सर्वमान्य सत्य यह है कि सभी देशों में स्थानीय स्वशासन पर उच्च नियंत्रण पाया जाता है या बड़े संस्थाओं का उस पर नियंत्रण होता है और स्थानीय निकायों पर उच्च नियंत्रण
की आवश्यकता इसलिए भी जरूरी है ताकि निकायों द्वारा निर्धारित ढांचे के अंदर काम कर सके और सभी निकायों की कार्य विधि के समान हो। नहीं तो क्या कर सकते हैं, अगर उसे स्वायत्तता अगर प्रदान कर दी जाएगी तो मनमाने तरीके से राज्य की व्यवस्था को अपने स्तर पर काम करने का कार्य करेंगे। इसीलिए क्या है, स्थानीय स्तर पर उसे नियंत्रण करने के बारे में काम किया जाता है ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। अंत में यही कहा जा सकता है कि इस प्रकार इसके अंत में यह कहा जा सकता है कि वह न्यायिक नियंत्रण जिसके अंतर्गत न्यायालय वह परीक्षण कर सकता है, स्थानीय निकाय अपनी सत्ता क्षेत्र के बाहर न तो जा रहा है और वो उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है। यदि ऐसा न्यायालय ऐसा पाता है तो उसे कार्यों को स्वीकार कर अथवा रद्द कर सकता है, या कहा जा सकता है कि अगर कोई भी संस्था मनमाने तरीके से काम करता है तो न्यायालय द्वारा उसे क्या कह सकता है, रोका जा सकता है। ये हो गया आपका स्थानीय स्वशासन का पहला अध्याय और बाकी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।